करंट अफेयर्स के आज के बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम जो भी आपको समझाते हैं, जो भी करंट की घटनाएँ चल रही होती हैं, उसको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल डायमेंशंस, उनके पॉलिटिकल एंगल, उनकी इकोनॉमिक अगर कोई भी न्यूज़ है, स्टेट स्पेसिफिक कोई भी न्यूज़ है, अगर मान लो फेडरलिज्म के बारे में कोई बात है, जहाँ पर वेरियस स्टेट्स या सेंटर के बीच में क्या होना चाहिए, कहाँ पर क्या तरीके की व्यवस्थाएँ हैं, ये सब आपको समझाने की कोशिश की जाती है। ऐसे करीबन हमने 1000 से ज़्यादा टॉपिक्स अब तक कवर किए हैं, जो कि ऑडियो सीरीज़ में हमारे पहले थे और अब जो हैं ये वीडियो सीरीज़ के माध्यम से वी आर ट्राइंग टू मेक इट रीचेबल टू यू, सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ अ टॉपिक, द डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, हाउ अ टॉपिक इज़ टू बी रेड, कौन-सा टॉपिक किस तरीके से जो है वो पढ़ा जाना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए। एक बात आ रही है सामने कि भाई यूएस ने जो है फिर से ईरान का जो तेल है उसको मार्केट में आने के लिए 2 महीने की जो है वो छूट दी है। तो इसका सीधा-सीधा भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो पॉइंट वाइज़ अगर आप समझे तो इसका ऐसा समझें कि सबसे पहला असर तो वहाँ पड़ेगा जहाँ पर क्रूड ऑयल जो कि सप्लाई अब उसकी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि डिमांड जो है वो उतनी ही रहनी है। डिमांड अगर थोड़ी भी बहुत बढ़ती है क्योंकि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व जो हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एक तरह से फ़िलहाल अपने डिप्लेशन के लेवल पर हैं, जहाँ पर कई जगह पे वो ऑयल सप्लाइज़ को मतलब कंडक्ट करवाने के लिए उनमें से सप्लाई ली जा रही थी। तो अगर फिर भी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तो डेफ़िनेटली मार्केट में जो है ऑयल का ग्लट होगा, जिसकी वजह से प्राइसेज़ जो हैं और फ़ॉल हो सकती हैं। दूसरा, भारत के लिए या फिर अन्य कंट्री जो कि ईरानियन तेल को या तो खरीदना चाहते हैं या फिर किसी कारणों से नहीं खरीद रहे थे, उनको जो है एक तरह से सीधा बाज़ार मिलेगा वो तेल खरीदने के लिए और वो ऊर्जा ज़रूरतों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी ऊर्जा की जो सिक्योरिटी है, उससे काफ़ी निर्धारित होती है। तीसरा आप ये भी बताएँ कि डिप्लोमैटिक जो रिलेशंस है कंट्री के बीच में, वो भी एस्टेब्लिश होते हैं व्हेन वन और द अदर डायमेंशन अबाउट अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ एस्टेब्लिश्ड अमंग बोथ दीज़ कंट्रीज़। चौथा, आपने ये भी देखा होगा कि ये जो वेवर मिली है, उससे हमें हमारे तेल के रिसोर्सेज़ को और डाइवर्सिफ़िकेशन करने में मदद मिलेगी। डाइवर्सिफ़िकेशन को आप ऐसे समझें कि हमारी तेल की ऊर्जा ज़रूरतों का करीबन 100% जो भी हमें मतलब पूरा होता है, उसमें 20% तो हम यहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन 80% हमें बाहर से मँगाना होता है और उसमें भी करीबन 50% से आस-पास जो हैं वो मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। रशिया से करीबन 35, 36, 37% के आस-पास हमें तेल की सप्लाई होती है हमारी ऊर्जा ज़रूरतों की जो भी। तो इसकी वजह से जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ से हमारा ऑलमोस्ट आप मान के चलिए करीबन 40 से 45% जो हिस्सा है वह सऊदी अरबिया, यूएई, कतर इत्यादि देशों से आता है। अब उसमें ईरान का नाम जुड़ जाएगा तो अपने आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज़ होंगे। फिलहाल हम 41 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ से तेल का आयात करते हैं या हमारी ऊर्जा आयात करते हैं, उसमें से एक और जो है ये कंट्री जुड़ जाएगा। ईरान को क्या फ़ायदा होगा? तो आप ये भी कहें कि सर इससे भारत को एक और जो फ़ायदा होगा, मैं पहले भारत के बारे में एक और बता दूँ। हो सकता है कि जो मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो इस तरीके से हों कि डोमेस्टिक जो करेंसी है, उसमें जो है ये रूपी और ईरान की करेंसी में सेटलमेंट हो, जिसकी वजह से जो डॉलर का फ्लक्चुएशन है, उससे डील करने में मदद मिल जाए। हालाँकि इससे बचने के चांसेस थोड़े से अधूरे दिखते हैं क्योंकि यूएस जिस हिसाब से परमिशन दे रहा है, हो सकता है वो केवल डॉलर रिलेटेड सेटलमेंट के बारे में ही बात करेगा। ईरान को जो भी उसका तेल बाहर नहीं जा रहा था, जो बिक नहीं रहा था, जिसकी वजह से जो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू के रिसोर्सेज़ उसके लिए जनरेट हो सकते थे, एक तो वो अब जनरेट होना स्टार्ट हो जाएँगे, जिसकी वजह से उसकी जो कैपेबिलिटी है, कोई भी मतलब अपनी रफ्तार देने के लिए इकोनॉमी को, वो बढ़ती हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन जो वहाँ पर है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी बिकॉज़ द गवर्नमेंट विल हैव मोर रेवेन्यूज़ टू स्पेंड एंड व्हेन इट हैज़ मोर रेवेन्यूज़ टू स्पेंड, इट कैन स्पेंड इन अ कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, जहाँ पर जो है इनकी मतलब लाइफ में एक तरह से और पॉजिटिव परिवर्तन लाया जा सकता है। थोड़ा-सा मैं आपको समझाऊँगा, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, तो उस कंट्री की इकोनॉमी में एसेट्स जनरेट होती हैं। एसेट जनरेट होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो लागत है प्रोडक्ट की, उसको कम करने का, यानी लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती हैं, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। कनेक्टिविटी बेहतर होती है, यानी सामान की ढुलाई एक जगह से दूसरे जगह पर, या फिर जो अपन कहें कि ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई भी एक जगह से दूसरी जगह पर आसान हो जाती है। तो एक वो भी एंगल वहाँ पर कार्य करता है। आप ये भी बताएँ कि जब भी मतलब ईरान के बारे में हम देखते हैं, तो इस प्रकार के अगर सेटलमेंट होते हैं, तो डेफ़िनेटली कंट्रीज़ के साथ में उसके रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे। उसको फिर इधर-उधर की ना देखनी पड़ेगी। उसको जो है अपना मेन जो एनर्जी का रिसोर्स है, उसकी तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा। आपको बताएँ कि शिपिंग और प्रोडक्शन में दोनों देश जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा
पास में आ सकते हैं अगर ये ईरान का ऑयल हमारे लिए अवेलेबल रहता है। करीबन-करीबन 170 मिलियन जो क्रूड ऑयल है वो इस समय या तो मतलब पानी के रास्ते कहीं पर जा रहा है ईरान का, या अगर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो भी बेनिफिट जो है भारत को होगा। आपको एक और आंकड़ा बता दूँ, $10 प्रति बैरल अगर मतलब तेल की प्राइसेस या तो कम होती हैं या बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है उसमें हाफ अ परसेंटेज पॉइंट ऊपर नीचे होता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट करीबन 0.3 टू 0.4% ऑफ द जीडीपी ऊपर नीचे होता है। जिस प्रकार की जीडीपी के लेवल हमारे हैं, करेंसी की एक्सचेंज रेट जो है वो गिरती हैं, क्योंकि हमें डॉलर की सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है अगर हमारा तेल हम ज़्यादा कीमत पर खरीद रहे हों। तो वो ये एडवर्स इम्पैक्ट है जिसको मैंने पहले आपको बताया था कि व्हाट काइंड ऑफ impact actually the conflict in West Asia is having on our energy basket and overall economy। अब बात आती है कि यूके में करीबन-करीबन पिछले 10 साल में देखा जाए तो ऑलमोस्ट वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर अपनी टर्म्स को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये 2016 के ब्री एग्जिट मोमेंट के बाद में हुआ जो एक मतलब कहते हैं ना कि भई मोमेंट जो स्टार्ट हुआ, अब करीबन 5 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं और कीर स्टारमर जो है वहाँ पर, ही हैज़ रिज़ाइन्ड एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द न्यू पर्सन टू बी इलेक्टेड ऑन हिज पोस्ट। तब तक जो है वहाँ पर वो काम करेंगे। अगर बात करते हैं भारत और मतलब यूके के बीच में एक तरह से जो पार्लियामेंट्री पार्टी सिस्टम है और वहाँ पर कैसे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड दोनों देशों में नहीं होते। ये अपनी एमपी की भूमिका से जो है फिर वापस वहाँ पर उनको पार्टी अपना लीडर चुनती है और उसके बाद में जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कंट्री में व्यवस्थाएँ सेम हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही जो है वो लागू होता है, जहाँ पर जिसको भी ज़्यादा मत मिलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में विनर होकर के आता है। हालाँकि फ़र्क जो है वो इतना है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि इलेक्ट होते हैं। हालाँकि ये इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो हेरिडिटरी की पोस्ट नहीं है। यूके में जो है मोनार्की कहा जाता है, यानी वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उन हेड ऑफ द स्टेट को वहाँ पर चुना जाने की बजाय अपॉइंट किया जाता है और इनको अपॉइंट करते हैं वहाँ के किंग। अब ये जो चीज़ है आपको समझना चाहिए कि भारत में जैसे जिस हिसाब से आर्टिकल 75 में मेंशन है कि द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी और अ कोइलेशन एज द प्राइम मिनिस्टर। सिमिलर व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर स्टेट में हैं। हालांकि जब यूके के बारे में बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन उनका ये कहता है कि मोनार्क जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के उस लीडर को परमिशन देते हैं या अपने पास बुलाते हैं अपना समर्थन देने के लिए, जिसकी वजह से जिसके पास हाउस ऑफ जो कॉमन्स है वहां पर गवर्नमेंट फॉर्म करने के प्रति पर्याप्त मेजोरिटी हो। लेकिन इससे पहले जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे वहां पर भी एक तरह से टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है, लेबर पार्टी एंड जिनको कंजर्वेटिव कहा जाता है वो। हालांकि एक और नई पार्टी वहां पर उभर रही है जिसको हम मतलब रिफॉर्म पार्टी एक तरह से वहां की है। नाइजल फराज जो हैं उसके प्रेसिडेंट माने जाते हैं। तो वो एंटी इमिग्रेशन जो पॉलिसीज हैं उसके बेसिस पर ऊपर आ रहे हैं। बात करेंगे ऐसा मूवमेंट क्यों खड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा था कि ईच पार्टी, वेदर दिस इज लेबर पार्टी और अ कंजर्वेटिव पार्टी, they select their leader who becomes the prime minister through a particular process, and that process is called, when whoever is contesting that particular election to become the prime minister, उसको जो है कई सारी वहां पर वोट जीतने पड़ते हैं। यानी मेजोरिटी ऑफ द सांसद जो हैं वो उनको चुनाव में वोट देते हैं। एक तरह से अपनी इंट्रा पार्टी ही जो है वो डेमोक्रेसी वहां पर कहलाती है। तो ये जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है बेसिकली वो वहां पर वो चुन करके आते हैं और फिर अपनी जो है वो दावेदारी पेश करते हैं। फिलहाल कीर स्टारमर जो हैं वहां पर उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो भी इस्तीफा इस बेसिस पे दिया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू द लेबर पार्टी नाउ फील that this prime minister cannot lead us to victory in 2029 general election, which will happen in 2029, because of there are certain things happening in the Labour Party which are not welcome, which are not being welcomed by the electorate which chose this particular political party to lead their country। यानी एक समय था जहां पर ब्रिटेन की पॉपुलेशन ने जो है इसको मतलब लेबर पार्टी को चुना था, और वो चुना इसलिए था क्योंकि कंजर्वेटिव जो पार्टी थी उसने जो भी अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस थे, वो जो भी प्रोमिसेस उन्होंने किए थे वो अनफुलफिल रहे। हालांकि सेम चीज जो है वो
अब कीर स्टारमर के साथ में भी हो रही है, जहाँ पर देयर आर लॉट मेनी थिंग्स एक्चुअली व्हिच आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड बाय द लेबर पार्टी एंड बिकॉज़ ऑफ कीर स्टारमर इज़ एट द लीडरशिप, तो फिर लीडरशिप का जो है वो अकाउंटेबिलिटी तो बनती ही है। बता दें कि एप्स्टीन फाइल के बारे में जो नाम चल रहा है कि भाई बिकॉज़ ऑफ द एप्स्टीन फाइल द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिजाइन्ड, तो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है, लेकिन देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स और इमीडिएट जो रीज़न है वो यह है कि यहाँ पर जो भी लेबर पार्टी के एक तरह से प्रतिद्वंदी इनके कहे जाते हैं, उन्होंने जो है मतलब एक चुनाव जीता, वो मेयर हैं वहाँ के। तो उनके चुनाव जीतने के बाद में लेबर पार्टी के कई सारे मेंबर्स को ऐसा लग रहा है कि ही शुड बी अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, ही शुड लीड द पार्टी एंड ही शुड अगेन रीबिल्ड द कॉन्फिडेंस अमंग द इलेक्टोरेट। सो the Labour Party can become victorious in the upcoming election, which will happen in 2029. Although जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी का जिसका मैंने नाम बताया चेयरमैनशिप, जो ये नाइजल फेरज हैं, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी कैसे चैलेंज माउंट किया जाए, इसके बारे में भी कोशिश हो रही है। भारत की जो पार्टी सिस्टम है वह मल्टी पार्टी सिस्टम है, वेयर देर आर लॉट मेनी पार्टीज एक्चुअली विच आर forming the governments either in coalition or they separately win an election and get enough seats to become the leader of a particular country. तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि भारत जो है वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, जबकि यूके में बेसिकली दो पार्टी का ही है, जहां पर लेबर और जो हमारा कंजर्वेटिव है वो आपस में अपनी सीट्स को एक तरह से स्वैप ही करते हैं। ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उसको आपने देखा होगा कि वेस्टमिंस्टर भी कहा जाता है इसको। ये जो भी मैंने आपको नाम लिया, ये पहले हमने आपको बता दिया है कैसे-कैसे तरीके से चुने जाते हैं। मैंने थोड़ा-सा डिफरेंस जो आपको बताया कि भाई हाउ अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन इज़ डिफरेंट देन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, या फिर व्हाट आर द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच आर डिफरेंट एज़ कंपेयर्ड टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री। कई लोग हमें ये कहते थे कि जब अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की सरकार है, जिसने भारत के साथ में संबंधों को और ज़्यादा स्थापित करने के लिए भारत ने जो एक तरह से दरवाजे रास्ते खोले थे बातचीत के लिए तालिबान से, उस समय कई लोगों ने जो है वो आलोचना की थी, कहा था कि देयर आर लॉट मेनी वेस्टर्न कंट्रीज व्हिच आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ तालिबान, दे आर नॉट इवन टॉकिंग टू तालिबान। लेकिन वहां पर जो है अब एक तरह से डेलीगेशन अफगानिस्तान तालिबान का क्लोज डोर टॉक्स के लिए तैयार है यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल से, और यह जो है वो ब्रुसेल्स में कंडक्ट करवाई जानी है। अब ये जो एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि अफ़गान जो नेशनल्स हैं, जो कि यूरोप में रह रहे हैं, उनका रिटर्न कैसे वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाए। हालाँकि आपको पता होना चाहिए कि भारत जैसे जो कई देश हैं प्लस 27 जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, दे डोंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ द तालिबान रेजिम बिकॉज़ रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान रेजिम इज़ वेरी डिफरेंट देन गिविंग सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट टू द तालिबान रेजिम इन सम अफेयर्स। यानी किसी भी अफेयर में जो है वो तालिबान की सरकार को मतलब जो है समर्थन देना वो अलग बात है, जबकि तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करना ही वो अलग बात हो जाती है। कई सारी यूरोपियन यूनियन की जो गवर्नमेंट हैं, वह जो भी यहाँ पर यानी यूरोप में जो एसाइलम सीकर्स हैं, उनको जिनकी भी अब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी हैं, ये कोशिश हो रही है कि उनको वापस से जो है अफ़गानिस्तान भेज दिया जाए, अफ़गानिस्तान उनको जो है वो माइग्रेट कर दिया जाए। तो इसी की वजह से जो है तालिबान के डेलीगेशन वहाँ पर आए हैं। आपको ये बता दें कि ये एक बहुत ही रेयर डिप्लोमेटिक ओपनिंग है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में हो रही है, और यह 2021 की वो वाइटल इंसिडेंट जहाँ पर अफ़गानिस्तान से जो है यूएस फोर्सेज़ ने विथड्रॉल किया था, उसके बाद की जो है ये इंसिडेंट है। अब बात आती है कि भई मतलब भारत के बारे में जब मतलब भारत ने जब तालिबान के साथ में संबंधों को सुधारने के बारे में कोशिश की थी, क्योंकि भारत के अपने रिलेशंस हैं और वो रिलेशन किसी दूसरे देश के द्वारा प्रभावित नहीं होते। हमारी सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान किससे मिलती है, हालाँकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इस समय पाकिस्तान के साथ में है, तो वो डिस्प्यूटेड एरिया है। हमें अफ़गानिस्तान जाने के लिए चाबहार पोर्ट को जो है वो एक्सेस करना होता है, ईरान का चाबहार पोर्ट। तो उसको एक्सेस करके हम मतलब अफ़गानिस्तान जाते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो $3 बिलियन के आस-पास जो हमने कार्य किए, वहाँ पर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वहाँ की संसद हो, वहाँ की पीपल टू पीपल वेलफेयर जो प्रोविजंस है, उनको कंडक्ट करवाने के लिए, तो उसमें जो है बल देने के लिए ही इस समय भारत और तालिबान पास में आ रहे हैं। दूसरा, आपने हमेशा देखा होगा कि पाकिस्तान ट्राई टू यूज़ तालिबान एज़ ए स्ट्रैटेजिक डेप्थ, जहाँ पर वो अपने आतंकवादी जो कि भारत में इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकें, उनके लिए जो हैं वो व्यवस्थाएँ कैसे सुलभ हों अफ़गानिस्तान में, और एक तरह से वो पाकिस्तान तो पाक साफ हो जाए कि भाई ओह! वी डोंट केयर एंड वी डोंट सपोर्ट एनी ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन टू यूज़ आवर सॉइल। तो उससे बचने के लिए जो है वो अफ़गानिस्तान में वो अपने टेररिस्ट को एक तरह से ट्रांसफ़र कर देता था।
तो वो अब जो है नहीं हो पा रहा है और इंडिया को अपनी सिक्योरिटी डायमेंशंस को भी इंश्योर करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में भी अगर ऐसा हो रहा है तो बिलीव मी, एवरी कंट्री एक्चुअली वर्क्स ऑन इन इट्स इंटरेस्ट, यानी अपने इंटरेस्ट पर ही कार्य करता है। देश के लिए देश का प्रथम होना यानी नेशन फर्स्ट की जो पॉलिसी होती है, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो उसी देश प्रथम की नीति के तहत कि मतलब अगर हम संबंधों को नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है संबंध और ज़्यादा बिगड़ें। तो कोई अच्छी चीज़ करने की बजाय देयर विल बी काउंटलेस हार्म्स व्हिच मे बी इन्फ्लिक्टेड ऑन आवर इंडियन इंटरेस्ट। तो उसको दूर करने के लिए जो है हमने तालिबान से बात की थी और सेम सिचुएशन आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में मिल रही है। तो जब भी ऐसी बात हो तो आप ये कह सकते हैं कि लॉट मेनी वेस्टर्न कंट्रीज़ आर ट्राइंग टू amend their relations with the Taliban and similar thing is happening at Indian side as well। आपने देखा होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वेरियस कंपनीज का हमारी बोर्सेज पर, जो बोर्सेज निफ्टी और सेंसेक्स के हैं वहां पर करीबन आज यानी 5.77 लाख करोड़ रुपीस का एक तरह से वाइप आउट वहां पर दिखा है। व्हाई दिस वाइप आउट इज हैपनिंग, यू शुड अंडरस्टैंड देयर आर कपल ऑफ रीजंस बिहाइंड इट, जिसमें कि आपने देखा होगा कि यूएस और ईरान के युद्ध में जो भी फिलहाल के हालात हैं और जिस हिसाब से पीस डील नेगोशिएट करने के लिए काफ़ी वार्ताएं चल रही हैं, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। देन व्हाई द स्टॉक्स स्लिड, उसके पीछे के कारण आप बता सकते हैं कि आईटी के जो स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी जो है वो कमजोरी आई है। आईटी की जो कंपनीज हैं जिसमें चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, चाहे वो महिंद्रा हो, इनको जो है काफ़ी हेडविंड्स का सामना करना पड़ रहा है। व्हाई द हेडविंड्स आर बिकॉज़ इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वह सर्विसेज की जो जीडीपी है उसमें काफ़ी बड़ा योगदान देती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर तथा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले लोग करीबन $200 बिलियन के आसपास जो हैं वो हमारी नेशन की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब इतने बड़े सेक्टर पर आए दिन जो है ऑटोमेशन का खतरा रहेगा या फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की चिंताएं रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू जो है उन पर्टिकुलर कंपनीज की वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो सकती हैं बिकॉज द ऑपरेशंस आर बीइंग ऑटोमेटेड इन वेरियस कंपनीज व्हिच माइट हैव स्पेंट मनी to take the information technology services from these vendors or these companies, now re-examining their options or either automating their options। तो ऑटोमेट करने के कारण उनके जो स्पेंडिंग है उन कंपनीज की, जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी को काफी फायदा दिला सकती थी, अब वो कम हो रही है। तो उसका भी फायदा जो है वहां पर मिल रहा है। दूसरा आप ये कहें कि जो एडवर्स प्राइस मूवमेंट है, वोलेटिलिटी जो दिख रही है और जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे मॉडल जो हैं वो एक तरह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर मे बी द आईटी सेक्टर विल फेस मोर हेडविंड्स इन द कमिंग टाइम। तो उसकी वजह से भी जो है रेवेन्यू रिलेटेड प्रेशर भी आ रहे हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर गेटिंग वेरीड एंड उनकी वरी के कारण जो है वो अब आईटी स्टॉक्स में स्लाइड हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए अगर आईटी स्टॉक ऐसे ही गिरते रहे तो सेंसेक्स ही नहीं हमारे लिए जो है वो कई सारी दिक्कतें आएंगी बिकॉज इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के साथ में, जैसे ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हमने जंप किया, हम मैन्युफैक्चरिंग की बजाय सर्विस लेड इकोनॉमी बने, जहां पर मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू आवर सेंट्रल इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर। दैट इज वेलकम समटाइम दैट, बट दैट इज नॉट ऑल्सो नॉट वेलकम बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम उंगाल करके जाएंगे, जंप करके जाएंगे, तो आप मान के चलें वो अर्थव्यवस्था जो है उसको कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग की जो संभावनाएं हैं उनको तो टटोलना ही होगा। अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पद्म विभूषण की कैटेगरी में पी नारायणन, जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से उनको जो है उस फील्ड से आते हैं और इनको अपनी एक्सेप्शनल जो कंट्रीब्यूशन थे लिटरेचर और एजुकेशन के लिए उसको उसके लिए जो है पद्म विभूषण मिला। जस्टिस रिटायर्ड जो केटी थॉमस हैं जो कि पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी से आते हैं और डिस्टिंग्विश सर्विसेज जो उन्होंने पब्लिक अफेयर्स में दी हैं उसके रिकॉग्निशन के लिए जो है ये पद्म विभूषण के लिए नामित हुए हैं। पद्म भूषण के बारे में बात करें तो ममूटी जो कि आर्ट से बिलोंग करते हैं और उनके इंडियन सिनेमा के जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको पद्म भूषण के बारे में बात हुई है। शिबू सोरेन जिनको पोस्थमस यानी मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार मिलेगा पब्लिक अफेयर्स, जिसमें कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पब्लिक अफेयर्स और पब्लिक लाइफ के लिए उसके रिकॉग्निशन में ये आया है। अलका याग्निक जो कि आर्ट और म्यूजिक से बिलोंग करती हैं, उनका जो भी इंडियन प्लेबैक म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन रहा है दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड थ्रू Padma Bhushan, and Vijay Amritraj, who has the category of sports, and because of his achievements in tennis and contribution to the sports, he is also being recognized there. पद्मश्री के बारे में बात करें तो देर आर सर्टेन नोटेबल नेम्स कॉल्ड रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट के फील्ड से आते हैं और इंडियन क्रिकेट में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड नाउ।
शुभ्रा वेंकटेश अयंगर जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन भारत की एरोस्पेस और स्पेस रिसर्च, तो उसके लिए जो है उनको ये पुरस्कार के बारे में बात हो रही है। सुरेश हंगावाड़ी जो कि मतलब मेडिसिन से बिलॉन्ग करते हैं और इनका हेमेटोलॉजी और जो हेमोफीलिया के पेशेंट होते हैं उनके ऊपर किए गए काम को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसी प्रकार से अशोक कुमार हलदार जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से बिलॉन्ग करते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन जो राइटर की फॉर्मेट में इनके कंट्रीब्यूशन है उनको जाना गया है। थिरुवरूर जो हैं बागथावस्लम, उनको आर्ट और म्यूजिक के लिए, जबकि नूरुद्दीन अहमद को आर्ट के लिए जो है ये पुरस्कार मिलने की बात कही गई है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए बिकॉज़ सर्टेन टाइम्स एक्चुअली द कैटेगरीज़ लाइक फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड पब्लिक सर्विस आर सो इम्पोर्टेंट टू बी प्लेड अ पार्ट, जहाँ पर जो है आप मतलब इन कैटेगरीज़ में अच्छा करते हैं तो यू गेट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। और जिस हिसाब से इन अवार्ड्स को एक तरह से पीपल्स अवार्ड बना दिया गया है, पीपल अवार्ड का मतलब आप ऐसे समझिए कि नाउ lot many people actually who come from the poor background, who do not have the identified और आइडेंटिफिकेशन अचीव्ड आइडेंटिफिकेशन, उनको भी जो है नेशनल प्लेटफॉर्म पर अब जगह मिल रही है। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। रोजाना के लिए अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो इट कैन रीच टू द मोर पीपल। एज ऑफ नाउ, थैंक यू। टुमारो वी विल बी अगेन।